जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे साथ मौजूद हैं मेरे पुराने मोहतरम दोस्त, कॉलीग रिज़वान रज़ी साहब उर्फ़े आम में दादा के नाम से मशहूर हैं और इनकी शख्सियत जो है वो कई लोगों के लिए एक पुरस्कारियत का सबब है। लोग दादा को तो जानते हैं लेकिन उसके पीछे जो शख्सियत है उसको शायद उतना नहीं जानते। हमने सोचा कि आज इनसे गुफ्तगू की जाए। मुझे ये एज़ाज़ हासिल रहा है कि मैं इनके साथ एक दफ़्तर में साथ की नशिस्त पर बैठकर काम भी करता रहा हूँ, तो कुछ पहलू तो मैं जानता हूँ। उनमें से कुछ शायद ये आज कैमरे के सामने बयान करना चाहें, कुछ शायद ना करना चाहें, वो इनकी मर्ज़ी है। तो रज़ी साहब बहुत शुक्रिया आपने वक़्त निकाला। बहुत शुक्रिया आपका वैसा, आपने मौका दिया डॉक्टर साहब। अच्छा, तो जैसे मैंने कहा कि आपका सहाफ़ती सफ़र जो है वो बहुत तवील है, हम इकट्ठे एक जगह काम करते रहे, लेकिन मैं तो नौवारिद था लेकिन आप उससे पहले इस मैदान में कई जो है वो जगहों पर काम भी कर चुके थे, जिसको मैदान कारज़ार कहा जाता है, उसमें कई मार्के भी सर कर चुके थे। तो थोड़ा-सा बताएँगे कि आपने शुरू कहाँ से किया, सफ़र आगे कैसे बढ़ा और सहाफ़त ही क्यों? हाँ, बेसिकली हम नज़रियाती लोगों की नस्ल का वो आखिरी चिराग हैं जिनका ख़्याल था कि निज़ाम के अंदर रह के बेहतरी की गुंजाइश निकाली जा सकती है। हमारे बाद फिर तालीम चूँकि निजी हाथों में चली गई, तो चूँकि बच्चे बड़ी-बड़ी फ़ीसें दे के पढ़ते हैं, तो उनका ख़्याल होता है कि जितनी फ़ीसें दे के पढ़ी हैं, अब रियासत उतना तो उससे ज़रा मल्टीप्लाई करके उनको वापस करे, तो फिर बड़े अमली हो जाते हैं, बड़े प्रैक्टिकल हो जाते हैं। हुँ। तो वो जो एक ख्वाबों की दुनिया होती है, ये जो एक दुनिया को बदल देने की जो आरज़ू होती है, वो शायद आजकल की नस्ल में पैदा नहीं होती। अ, तकरीबन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का दौर था पहला वाला, तो तब्दीली के मैंने नवाबत में तब्दीली के मतवालों को देखने के बावजूद आपका ये ख़्याल है कि दुनिया को बदलने की आरज़ू नहीं है आजकल की नस्ल को? बिल्कुल भी नहीं है। वो भी जब उन्हें मौका मिलता है, तो वो भी इस निज़ाम का हिस्सा बनने में फ़ख्र महसूस करते हैं, बल्कि इस निज़ाम को बदतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो फिर वो ख़्याल आता है कि नहीं, वो पहले वाले दुरुस्त थे। अच्छा। अ, 88 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का दौर था और उस वक़्त हमने नवाबत में उर्दू में कॉलम निगारी से आगाज़ किया और वो बड़ी टैक्टफुल बात थी। वो उसकी हुँ, हुँ। ये थी कि कलर पेजों के ऊपर लिखने के लिए क्योंकि अदारे कुछ देना नहीं चाह रहे होते थे और इसलिए उन्हें ऐसे कंट्रीब्यूटर की ज़रूरत होती थी जिनकी उर्दू जो है वो ठीक हो। हुँ, तो हुँ। ख़ैर वो उस वक़्त जो था वो नवाबत में लिखना शुरू किया। नवाबत में छपना वैसे भी उस ज़माने में एज़ाज़ की बात थी। बिल्कुल। फिर अगले 1 साल में सीएसएस की अटेम्प्ट की हुँ। और वो भी अल्लाह ने किया ठीक हो गया। और लेकिन तमाम जो सोचो-विचार के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे कि वो तब्दीली जिसका ख्वाब हम देख रहे हैं, हुँ, वो तो नहीं आएगी इस तरह से। हम तो जाके एक कमरे में, एक टेबल में महदूद हो जाएँगे। हुँ। तो लिहाज़ा फिर फैसला किया कि नहीं, सहाफ़त को ही मुस्तक़बिल बनाया जाए और अंग्रेज़ी सहाफ़त की जाए, क्योंकि पाकिस्तान के फैसला साज़ कुव्वतें जो हैं, वो अंग्रेज़ी पढ़ती हैं। बिल्कुल तो और एक सबसे पहले एक न्यूज़ एजेंस हैं? मैंने कहा जी, एक प्रेस्टीज भी उस वक़्त इन्वॉल्व थी अंग्रेज़ी जर्नलिज़्म के साथ। इन्वॉल्व थी। हाँ, अंग्रेज़ी जर्नलिस्ट के उठना-बैठना, उसके कपड़े, उसकी नशिस्त व बर्ख़ास्त, उसका तरीका जो था वो बेहतर होता था, आज की तरह नहीं। तो ख़ैर वो जो था हमने वो शुरू किया और आगाज़ जो था वो पीटीआई न्यूज़ एजेंसी में था। उसमें मुश्किल से 2 साल की, लेकिन वहाँ पे बशीर कुरैशी साहब और चाचा मीर रफ़ीक साहब जो थे, अब नज़रियाती तौर पे दोनों एक्सट्रीम पे थे, हुँ, दोनों साइड पे ना। लेकिन उनके हाथों हमारे जर्नलिज़्म का आगाज़ हुआ और अच्छा, तो बिज़नेस रिकॉर्डर के बाद दी नेशन के बाद आपसे जब मुलाकात हुई तो उस वक़्त हम दी न्यूज़ में थे, जब आपने ज्वाइन किया। तो हम उससे पहले कोई 1 सवा दिहाई जो है वो भुगता चुके थे। हुँ। ठीक है।
अच्छा, इतना एक बंदा किसी अरसा गुजार लेना तो फिर वो चीजों को एंजॉय करना शुरू हो जाता है। और आपको याद होगा कि उस न्यूज रूम के अंदर जितना हमने आपको एंजॉय करवाया, ठीक है, आपने उसके बाद जिंदगी में कभी उतना एंजॉय नहीं किया होगा। बिल्कुल, बल्कि मैंने चंद रोज पहले भी किसी से शेयर किया कि वो 5 साल जो थे वो शायद मेरे प्रोफेशनल करियर का बेहतरीन जो एक फेज था वो थे। और जिस दिन मैं वहां से बाहर निकला तो मेरी सीढ़ियां उतरते हुए मेरी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। और होना भी चाहिए। देखिए, आपने माहौल को लाइट रखा हुआ है, कहके लग रहे हैं, पर साथ में प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी भी हो रही है। हम तो आर्टिस्ट है ना, लफ्जों के साथ खेला करते थे, तो वो जो था वो मेरा मतलब है कि हमारे उस वक्त चीफ रिपोर्टर और एडिटर जनाब बुखारी साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, कायम दायम रखे, मतलब वो भी उसमें शरीक हुआ करते थे भी उसके अंदर। अगरचे कभी कभार थोड़ा सा फकड़पन आ जाता था, लेकिन वो इतनी लेवल की गपशप होती थी, या उसमें वो भी शरीक होते थे, हमारे सीनियर्स भी आते थे, और लोग हमारे न्यूज रूम के माहौल को एनवी किया करते थे कि यहाँ से कह के निकलते रहते हैं हर वक्त। और आपने बुखारी साहब का नाम लिया और उससे पहले बशीर कुरैशी साहब का और दूसरे सीनियर्स का नाम लिया। ये तमाम वो सीनियर्स थे जो जूनियर और सीनियर की तफ्सीस पे उस तरह से यकीन ही नहीं रखते थे, और उसी खेल खेल सही में कह और रहे हैं। हंसी ठट्ठे में जो है वो आपकी तालीम भी हो रही होती थी साथ साथ। एजुकेशन भी हो रही होती थी, लर्निंग भी हो रही होती थी आपको। वो जो एक मिरास होती है ना सियासत की, और सॉरी सहाफत की, न्यूज रूम की, वो भी ट्रांसफर हो रही होती थी। तो उसके न्यूज से फिर हम सीएनबीसी गए। सीएनबीसी के इस तकरीबन कोई 5 साढ़े 4 साल सीएनबीसी में रहे। फिर कोई अगला कोई 1 साल के करीब जो था, साल से कुछ ज्यादा था, वो डॉन में रहे। अच्छा, ये वो दौर और है, ये वो दौर है रजीक साहब जब हम न्यूज में होते हुए भी आपको देखते थे कि आप कभी कभार पाइप सुलगाते हुए सूट पहनकर पीटीवी जाते हैं तबसरा निगारी करने के लिए। यानी आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपकी एंट्री हो चुकी थी और फिर आपने बाकायदा हाँ, ट्रांसफर कर ली। नहीं, मैं उसे कहूंगा कि नेशन में ही, अगर आपको याद हो तो नेशन में ही मेरी एंट्री हो गई हुई थी। हम्म, एक इंडिया का तियारा अगवा होके आया था, जो पहले लाहौर में उतरा था और फिर कंधार में उसको उतार के आग लगा दी गई थी। हम्म, ठीक है, वो एपिसोड लाइव किया था मैंने, और किया भी अंग्रेजी में से। हम्म, ठीक है, और वो बेसिकली ये था कि उस वक्त पाकिस्तान पीटीवी जो है वो एक सैटेलाइट पे जाता था। अब तो खैर सारे सैटेलाइट पे है, लेकिन एक सैटेलाइट पे जाता था, पाक सेट पे, और सिर्फ 52 कंट्रीज में देखा जाता था। हम्म, तो वो मुझे जनाब रियाज मसूद साहब रिटायर हो गए, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उन्होंने फोन किया कि जनाब पाकिस्तान की तो नजरियाती सरहदों पे हमला हो गया। तो मैंने उन्हें कहा क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि वो इंडिया का त्यारा उतरा हुआ है, तो वो अभी तक लाहौर एयरपोर्ट पे है। और इस उसमें इंडिया मीडिया बहुत प्रोपेगेंडा कर रहा है, और हमें पीटीवी हेडक्वार्टर से आया कि आप लाहौर से प्रोग्राम दें और अंग्रेजी में दें। तो मुझे ये बात जो थी कि मुझे उस प्रोग्राम की मेजबानी करनी है और अंग्रेजी में करनी है, ये बात स्टूडियो में पहुंचने के बाद पता चली थी। हम्म, ठीक है, उससे पहले मैं ये समझ के पहुंचा कि शायद आई विल बी वन ऑफ द पार्टिसिपेंट ना, हम्म, तो बात चला लेंगे, हम्म, बता रहे हैं। लेकिन जब वहां पे पहुंचे तो पता चला कि एंट्री हमने करनी है, तो एक दफा पसीने छूट गए। हम्म, और पसीने उसके बाद जनाब फिर जो था वो सारा जो सफर होता है एक जिगर फिर का, एक कैमरा शाइनर्स का, हम्म, वो नहीं 3-4 मिनटों में तय हो गया। फिर और दादाजी रवां हो वो, गए। हाँ जी, वो बस वो रवानगी रवा हो गई। और आप देखिए कि वो तकरीबन 2 घंटे हमने दिया जी। हम्म, और सामने बैठे थे आपके और हमारे उस्ताद, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख साहब। आमीन आमीन। वो गेस्ट थे, और उनके साथ थे हजरत किबला हसन अख्तर मोहक्कल साहब, एक साहब होते थे, वो भी लॉ बिल्कुल। कॉलेज में स्पीकर पढ़ाया थे, करते थे, प्रोफेसर साहब भी थे। स्पीकर भी रहे हैं, डिप्टी जी जी, स्पीकर रहे हैं शायद। स्पीकर भी रहे। जी 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 जी। वो साहब जो थे, ये 2 साहिबान थे, हम्म, तो तीसरे हम थे। तो सर फिर चलाया जी, 2 घंटे तक चला। और जो थी वो जब हम उठे तो वहां से क्लैप हुई,
लेकिन वो क्लैब शायद उस चीज की नहीं थी, क्योंकि मैंने उस दिन एक बहुत बड़ा अपने लिए रुकावट जो थी, बैरियर तोड़ दिया। ठीक है, फिर नहीं पीछे मुड़ के देखा। तो वो जब आपके साथ मुलाकात हुई, उस वक्त मैं फिर एज ए तबसरा निगार ना मुख्तलिफ प्रोग्रामों में, जाहिर है जियो भी ARY था, वो लंदन से हुआ करता था या दुबई से बाद में, और जियो अभी शुरू ही नहीं हुआ था। बिल्कुल। तो तब जो था वो हम वहां पे तबसरा निगार के तौर पर जाया करते थे। बिल्कुल सही कहा। और फिर आपने CNBC का जिक्र किया। आप मुझसे पहले CNBC जा चुके थे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, हमारे सेक्शन से शायद जो लोग पहले पहले निकल के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उन्होंने जंप किया, उनमें से एक आप थे। और आप उस सफर के बारे में थोड़ा सा बता रहे थे। आपने डॉन में भी काम किया, वक्त टीवी में भी काम किया, दिन टीवी में भी काम किया, और आपने डिफरेंट फॉर्मेट्स किए। आपने प्राइम टाइम रात के शोज भी किए, आपने मॉर्निंग न्यूज शोज भी किए। सो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि ये जो ट्रांजिशन था वो कैसा रहा, और इस जब आप कंपेयर करते हैं प्रिंट को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, तो आपको कैसा लगता है? देखिए, मैंने जितना भी पहले तो ये बात हो जाए कि ये बात क्लियर हो जाए कि जितना भी काम मजे के साथ किया या जिस काम के ऊपर फख्र होता है, वो काम मैंने प्रिंट मीडिया के अंदर किया। इस पे सॉलिड काम। इस पे मैं ठीक है, 200% आपसे मुत्तफिक। सेटिस्फैक्शन हूँ। सेटिस्फैक्शन होती थी आपको। खबर अगले दिन 10 बंदे पढ़े, 10,000 पढ़े, 10 लाख पढ़े, इससे मैटर ही नहीं होता था। आप जब अपना लिखा हुआ लफ्ज जो है वो छपा हुआ देखते थे, अच्छा जाहिर है उसमें कोई ना कोई कमी भी रह जाती थी, उस पर आपको गुस्सा भी चढ़ता था, और कोई जो है जो पंच होता था उसको आप एंजॉय करते थे, आप खुद एंजॉय करते थे। बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये है कि आप उस चीज को खुद एंजॉय नहीं कर सकते, एक बात है, क्योंकि आप मोस्टली लाइव बैठे होते हैं, तो लोगों ने फैसला करना होता है। एक तो ये बात। दूसरा ये है कि अपना मैं हम जब CNBC की ट्रेनिंग कर रहे थे, तो CNBC इंटरनेशनल का वो एक ट्रेनर था जो कि आया हुआ था अमेरिका से ना, ट्रेनिंग देने के लिए हमें। तो मैं एज ए सीनियर प्रोड्यूसर पब्लिक ब्यूरो चीफ भर्ती हुआ था। मुझे लेटर जो मिला था पहला, वो सीनियर प्रोड्यूसर और ब्यूरो चीफ का था, और ये तय था कि मैंने स्क्रीन पे नहीं आना। ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान ना मॉक हो रहे थे, तो मॉक में ना हर एक को वो मौका दे रहे थे जो बैठ के तो परफॉर्म करके दिखाए। वो कीथ साहब जो थे, वो डेविड कीथ या इस तरह का नाम था उनका, कीथ मुझे याद रह गया। वो हर एक को ना ऑडिशन ले रहे थे। उन्हें बताया गया कि ये प्रोड्यूसर है, उन्होंने कहा नहीं सारे ऑडिशन हो। उसके बाद मुझे उन्होंने एक दो मिक्स मॉक में बिठाया ना, जिसमें खवातीनों हजरात 4-5 बैठे हुए, और मतलब ट्रेनिंग के तीसरे चौथे रोज उसने कहा कि ये बंदा मुझे स्क्रीन पर चाहिए। मैं कहा यार वाल इहदे पूरे नहीं गए, ठीक है, और नॉन सीरियस जो आदमी है तो तुसी की करन लगे हो। उन्होंने कहा नहीं ये बंदा मुझे स्क्रीन पे चाहिए। दैट वाज ग्रेट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। ठीक है, और उसने मुझे कहा कि आपके लिए ना स्क्रीन बनी ही आपके लिए, कैमरा आपका यार है, दोस्त है, आप इसके साथ दोस्ती करें और छा जाएंगे आप। ठीक है, हमें इतनी इंकरेजमेंट मिली, फिर हमने अच्छा जब हम वापस आ गए, तो अब कोई स्क्रीन के ऊपर ना कोई मौका था, अभी प्रोग्राम शुरू हो रही थी CNBC की। तो फिर हमारे दोस्त हैं अनवर सिंधु, जिनको आप टॉम सहन के नाम से भी जानते हैं, तो टॉम ने फिर ताहिर साहब को आइडिया पेश किया कि मॉर्निंग शो हमने करना है, तो उसमें रजी को बिठाया। ताहिर साहब ने कहा यार छोड़ पड़े, वो रजी को क्या बिठाना है, वो वहां से कोई एक्सपर्ट लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं आप बिठा के तो देखिए, आप देखिएगा प्रोग्राम कैसे होता है। तो टॉम साहब के बकौल उनकी परसुएशन के बाद नदीम मलिक इस्लामाबाद से और मैं लाहौर से, और एक हिना मलिक हमारी कुलीग होती थी, वो इसमें कराची से। और फिर वो चूंकि शायद इब्तदाई दौर था, मॉर्निंग शो का कॉन्सेप्ट भी नहीं था, और न्यूज मॉर्निंग शो का तो बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं। तो वो फिर जब हुआ तो फिर वो कमाल हुआ भाई। आज भी लोग मुझे मिलते हैं, उस प्रोग्राम के हवाले से रिकॉग्नाइज करते हैं और कहते हैं कि हम वो उस वक्त देखा करते थे। हालांकि उस प्रोग्राम को मुझे 10-12 साल हो गए, लेकिन जो इम्पैक्ट आप छोड़ते हैं एक दफा, वो मैटर करता है, वो कंटिन्यू करता है। बिल्कुल। अच्छा, फिर आपने ट्रांजिशन एक और किया, बड़ा दिलचस्प। आप सोशल मीडिया और रेडियो की दुनिया की तरफ चले गए, जो
बाज लोग उसको एक वक्त में शायद डिमोशन भी समझते होंगे जो आपसे मिलते होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में जो आपकी पहचान बनी अभी तक, जो आपने अखबार का या टीवी का जिक्र किया है, तब तक आप रिजवान रजी थे, आप दादा नहीं बने थे। दादा आप बने रेडियो की दुनिया में जाके, सोशल मीडिया की दुनिया में जाके, और अब जो आपका हल्का अहबाब है उसके अंदर बहुत बड़ी तादाद शायद ऐसे लोगों की हो जिनके लिए आपकी वो वाहिद पहचान है। तो ये फैसला आपने क्यों किया? मैंने जब डॉन छोड़ा था तो उस दिन मैंने ये फैसला कर लिया था कि जनाब मैंने इतनी ही सहाफत करनी थी। हम्म, 2010 में या 11 में मैंने डॉन छोड़ा था, तो मेरा ख्याल था मैंने इतनी सहाफत करनी थी अपने लिए ना। हम्म, अब सहाफत होगी, अब मैंने गिव करना है सोसाइटी को, मैंने एंजॉय कर लिया यार। हम्म, ठीक है, आधी दुनिया घुमाया उस सहाफत की बुनियाद के ऊपर। और मतलब के खैर मतलब कि दूसरे हवालों से भी ना, पॉलिटिकल हवालों से भी, हम्म, अप्रोच के हवाले से भी, रीच के हवाले से। हमारे दोस्त हैं मियाँ शफकत साहब जो लाहौर चैम्बर के सदर रहे, वो अपनी सदारत के जमाने में कहा करते थे कि मैंने रेडियो लगाना है और वो आपने चलाना है। और फिर इन्होंने कहना कि छोड़ो पड़े लाहौर चैम्बर का क्या राबता ब्रॉडकास्ट से, लेकिन उनका एक ख्वाब था। हम्म, वो ना इनके क्लास फेलो हैं थे अपना रहे हैं ये कमरुज़्ज़मा कायरा साहब जो है ये एमए फिलॉसफी में पंजाब जी जी यूनिवर्सिटी जी। में क्लास फेलो। हम्म, ठीक है, हमसे जूनियर ही थे लेकिन थे क्लास फेलो आपस में। तो उन्होंने कायरा साहब को कहा कि ना तो लाइसेंस दिलवा दिया लाहौर चैम्बर को। हम्म, तो कायरा साहब ने लाइसेंस मुझे जनाब मियाँ साहब ने पीछे पीछे लाइसेंस आ गया, हम्म, शुरू कर दिया, शुरू कर दिया। अच्छा मैंने जनाब क्योंकि मैं उन दिनों एक यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर चुका हुआ था और वहां पे रेडियो पढ़ा रहा था। ज़ाहिर है पढ़ाने के लिए आपको खुद भी पढ़ना पड़ता है, बिल्कुल। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर हो चुके हुए थे। फिर क्योंकि मुझे रेडियो का एक शौक भी था, तो मैं रेडियो के लोगों के साथ बैठ के, टेक्निकल लोगों के साथ, मतलब ये जो आरजेज वगैरह हैं इनके साथ, मैं उनसे पूछा करता था कि रेडियो क्या हो। तो उन्हीं में से एक दोस्त को मैंने कहा भी रेडियो लगाना है, उन्होंने कहा ठीक है जितने में लगाना लगा दूंगा। तो खैर वो लाहौर चैम्बर का हमने रेडियो लगा के उसकी आवाज निकाल के उस पर कौमी तराने चला के हमने कहा ये नहीं आपका रेडियो है। तो मतलब कि यहाँ तक मेरा था मियाँ साहब से कि जी ना मैं आपसे कुछ लूंगा ना आपको कुछ दूंगा, आपका रेडियो चलवा। हम्म, तो वो रेडियो जब चल गया तो वो कोई हफ्ते के बाद फिर उनका फोन आया, यार इसको कुछ सुनता ही नहीं है। हम्म, मैंने कहा कि क्या मतलब है। देखो लोग हमें फोन करें को पूछे कि रेडियो चल रहा है कि नहीं आपका, इसको कुछ सुनता ही नहीं यार, इसे सुनाना भी है। न्यूसेंस मैंने कहा वैल्यू कोई नहीं है। प्रोग्रामिंग बता दो। न्यूसेंस वैल्यू नहीं बनी इसकी, लोग इसको ट्यून इन नहीं करे, क्यों करे। तो आप आए, मैं चला गया, तो वो फिर बैठ के वहां पे तय हुआ कि नहीं आप इसको ना कम से कम टेक ऑफ करवाएंगे, लोग इसका जिक्र करना शुरू करें। हम्म, फिर मैंने वहां पे ना, चूंकि डॉन से जो है वो हो चुकी थी, अलविदा हो चुका था, यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया था, हम्म, तो यूनिवर्सिटी को कहा जा सकता था कि जी मैं 11 बजे आया करूंगा। तो यूनिवर्सिटी वालों को कह दिया हमने कि तुम 11 बजे आएंगे। और फिर मैंने वो सुबह 8:30 से 9:30 का प्रोग्राम करना शुरू किया, दादा पोता शो के नाम से। अच्छा, ये जो फॉर्मेट अच्छा था, उसके लिए जो ये दादा पोता का जो फॉर्मेट था, ये कहाँ से आया? मतलब एक रेडियो पे और फिर टेलीविजन पे अशफाक अहमद तलकीन शाह के नाम से इस किस्म के फॉर्मेट पर एक प्रोग्राम करते रहे हैं, लेकिन उसमें भी ज़ाहिर है पोता कोई नहीं था। तो ये आपने जो फॉर्मेट डेवलप किया उसके पीछे क्या साइकिल थी? देखिए मैंने तलकीन शाह को भी स्टडी किया। मेरे मेरे जेहन में था बचपन में ना कि तलकीन शाह साहब जो हैं, क्योंकि वो खुद ही उसके प्रोड्यूसर थे और वो खुद ही उसके अंदर तलकीन शाह की सदागानी भी करते थे, तो वो बहुत डोमिनेट कर जाते। हम्म, मतलब हिदायतुल्लाह जो उनका नौकर है वो भी उनको मेरे आका कह के मुखातब करता है। आज के दौर में कौन सा नौकर आपको आका कह के मुखातब करता है वैसे बाय द वे। हम्म, मेरे ज़हन में था कि यार कोई ऐसा प्रोग्राम हो कि जिसमें ना दादा और पोते का जो आपस का एक प्यार होता है ना, दादे को पोता जो है वो बेटे से भी ज्यादा प्यारा लगता हम्म, है, क्योंकि असल जात से सूद ज्यादा अजीज होता है। बिल्कुल। तो वो जो एक फ्रैंकनेस है दादे और पोते की, वो भी हो, नंबर वन।
इससे हम क्या हासिल करेंगे? इससे हमने एक जनरेशन गैप जनरेट कर दिया, और डिजिटल मीडिया ने तो ये गैप बहुत वाइड कर दिया। बिल्कुल। तो एक दादा ऐसा शो किया जाए कि जो ये बच्चों के ज़हन में डाले कि भी इसे डिजिटल का भी पता है, हम्म। ठीक है? तो ताकि वो बच्चों के ज़हन में, अज़हान में जो एक तय हो गया हुआ है कि दादा जो है एक अज़कारे रफ्ता किस्म की चीज़ है, और ये वो घुमाने वाला फ़ोन ही कर सकता है, हम्म। ठीक है, लाइन वाला। इसको तो टच स्क्रीन का पता ही नहीं है। हम्म। तो एक तो ये पहला था कि ये जनरेशन गैप है ना बच्चों के दरमियान, उसको दूर किया जाए। नंबर 3, हमारे यहाँ ना, हमारे जैसे ये एजुकेशन कमर्शलाइज हुई और 2010 के बाद तो ये अपनी पीक पे पहुंच गई, हम्म। बच्चों की कंसोलेशन, गाइडेंस, कैरियर काउंसलिंग और इसके लिए कोई नहीं था। हम्म। एक तो ये कंसेप्ट था। फिर मैंने अपने आप से सवाल किया कि बच्चे ही क्यों, हम्म। व्हाई नॉट एवरीबॉडी, ठीक है? मतलब एक बेरोजगार है, वो जॉब हासिल करना चाहता है, तो उसे पहले जॉब हासिल करने का तरीका तो पता होना चाहिए, सही। कहाँ पे जॉब मिलेगी ये तो पता होना चाहिए। हम्म। ये उसे कोई बताने को तैयार नहीं। हम बड़े जब तनकीद करते हैं तो हम बड़े तरीके से कहते हैं, देखें जी एमए अंग्रेजी पास करके आ जाते हैं और दरखास्त लिखनी नहीं आती। हम्म। भाई उसको दरखास्त लिखनी सिखाई ही नहीं है एमए के दौरान किसी ने ना। और जब हमने दो चार इस दौरान जब बाहर जाने का और वहां की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का भी मौका मिला, साउथ अफ्रीका में या इंग्लैंड वगैरह में, तो पता चला कि वो तो एक एक चीज सिखाने के कायल है, हम्म। बल्कि अब सिखाने के लिए प्रैक्टिकल करवा के चेक करने के हैं। तो ये हमारे यहाँ क्यों एमए जर्नलिज्म को सिर्फ लिटरेचर पढ़ा के, सॉरी एमए इंग्लिश को लिटरेचर पढ़ा के कहते हैं कि ले हम दरखास्त लेके, वहां पे दरखास्त लिखना एक दूसरा फन है, आर्टिकल्स लिखना एक तीसरा फन है, और लिटरेचर एक और चीज है। लिटरेचर तो एक एंजॉयमेंट है। बिल्कुल। तो ये उस बच्चे को कोई बताए तो सही कि भाई लाइन आपने कौन सी लाइन में लगना है, हम्म। ठीक है? और ये एक कंसेप्ट था। तो ये वो टाइम है जी जब हमारा मीडिया जो है, जब हम मीडिया के कंटेंट की बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस की बात की जाती है। तो हमारा मीडिया इस वक्त जिस जिस फेज की आप बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन में और एंटरटेनमेंट में फंस चुका था। एजुकेशन और अवेयरनेस वाली जो साइड है वो शायद खाली थी। एब्सोल्युटली राइट। बल्कि एजुकेशन के हवाले से तो मैं आपको क्या बताऊं कि मतलब कि जो एजुकेशन की एडवाइस करने के लिए भी बुलाया जाता था प्रोग्राम के अंदर, उसकी उसने अपनी कंसल्टेंसी खोली हुई थी बाहर, ठीक है? और वो हैवी किस्म की फीस ले रहा होता था, और वो उस प्रोग्राम में आने के भी पैसे देने को तैयार होता था कि मुझे बुला ली। ऐसी सूरत में मेरा ख्याल ये है कि 2010 से मैंने दादा पोता शो शुरू किया, और वो 2015 तक चला लाहौर चैम्बर के रेडियो के ऊपर। और उसके बाद जो था वो जिसे कहना चाहिए, लाहौर चैम्बर में क्योंकि हर साल इलेक्शन होते हैं, हर साल नई गवर्नमेंट आती है, तो एक वो साहब आए प्रेसिडेंट। अब वो पुराने जमाने में जब हम रिपोर्टर हुआ करते थे तो उनको हमारी रिपोर्टिंग की कोई खबर चुभ गई हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जी ये तो नहीं होगा। तो जब उन्होंने एक दफा कहा कि ये नहीं होगा, तो हम उस दिन गए, हमने कहा जी आज का प्रोग्राम करना है कि नहीं करना? उन्होंने कहा जी चले आज तो आप कर लें, तो कल से नहीं होगा। मैं कहा जी थैंक यू वेरी मच। मैंने उस दिन का प्रोग्राम किया और वो मैं सीढ़ियां उतर आया, उसके बाद मैं नहीं गया वहां, ठीक है? और वो बेसिकली अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो मैं अपना बहुत ज्यादा लॉस कर रहा था उसके लिए। मतलब मुझे वहां से शायद कंपनसेशन में आने जाने का पेट्रोल ही मिलता था, ठीक है? लेकिन जो मेरी इनर सेटिस्फेक्शन थी वो ये थी कि मैं किसी बंदे को कोई अच्छाई कर रहा हूँ, उससे उसकी रहनुमाई कर रहा हूँ, उसको असिस्ट कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग मिलते हैं। आज मैं बेकरी लेके बाहर निकला तो एक साहब जो थे, उन्होंने, मैं फैमिली के साथ था, तो उन्होंने दूर खड़े होकर ना मेरे से इजाजत तलब की। अच्छा, मैंने कहा कि शायद कोई जरूरतमंद है, तो लेकिन वो करीब आए और उन्होंने कहा कि जनाब मैं आपका लाहौर चैम्बर का रेडियो सुना करता था, आपने 2011 में मेरी लाइफ में जो तब्दीली पैदा की थी, और उसका नतीजा ये है कि मैं अमेरिका में अपना एक अच्छा बिजनेस सेटल करके और अपनी फैमिली वहां पे शिफ्ट कर चुका हूँ, और मेरे बच्चे अच्छी जगह पे पढ़ रहे हैं। तो
मैं ये सारा कुछ यहाँ तक पहुंचा, आपने मेरा विजन क्लियर किया था, तो ये आपकी वजह से पहुंचा, थैंक यू वेरी मच। वो बंदा मुझे सलूट मार के चला गया। तो मैं जब गाड़ी में आके बैठा तो मैंने पूछा बंदा कौन सी, मैं क्या हमें को पागल गए क्योंकि उनका भी ख्याल है कि आपने बस जिंदगी में यही आपने किया है। और मुझे बड़ी खुशी हुई, आज का दिन मेरा बड़ा खुशगवार गुजरा कि वो कहते, हालांकि मेरी उनसे कोई मुलाकात भी नहीं थी। इस तरह बहुत सारे लोग मिलते हैं। मेरा अच्छा, ख्याल ये है कि एक सर्टन एक आखिरी फिक्र, एक सर्टन उम्र गुजरने के बाद आपको ये फैसला कर लेना चाहिए कि मैंने इसी फील्ड पे मजीद चलते जाना है कि या अब तक जो सोसाइटी ने मुझे दिया मुझे उसे रिटर्न कर। तो बिल्कुल सही। फिर वो लाहौर चैम्बर से निकले, तो मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था उन्होंने कहा कि आप हमारा रेडियो लगा दें, हमने उनका रेडियो लगा दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा जी इसमें अब आप दादा पोता शो ले आए, हम उसमें दादा पोता शो ले गए। तो कोई 3 एक साल वहां पे चला। तो उसके बाद फिर इन द मीनवाइल उनका अखबार भी निकला, उनका टीवी भी आया, उसमें भी हम शरीक रहे। तो फिर उसके बाद जो था 2016 पहले उसमें आके फील हुआ कि नहीं, अब मीडिया हमें टॉलरेट करने को तैयार नहीं, और आप पाकिस्तान का आपके मीडिया जो है ना, आपके जो और वो अब एम्प्लॉयर्स आपको पता। आपके जो एम्प्लॉयर्स थे और जिम्मेदारान थे, उन्होंने कहा कि अब रजी साहब जो है वो जरूरत से ज्यादा शरारती हो गए। हाँ ठीक है, वो हमारी आदतें सलीम बुखारी साहब ने बिगाड़ दी हुई थी, तो हमने जाते जाते कोई ना कोई शरारत कर देनी। तो वो उन्होंने कहा कि नहीं है, उस वक्त ना हम जैसे तमाम जर्नलिस्टों का वो जो था वो मीडिया के अंदर रहना मुश्किल हो गया। उसके कुछ मैं खैर पहले भाग गया वहां से, मेन स्ट्रीम से। जो था वो तलत साहब कोई मेरे बाद कोई साल 1.5 साल भागे, और भी जितने भी लोग जो थे या तो वो मार्जिनलाइज हो गए वहां पे। फिर वो हमारे जो दिन न्यूज है उनके जो ओनर हैं उन्होंने पैगाम भेजा कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो आप हमारे यहाँ प्रोग्राम कर दिया करें। तो अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे। हालांकि मैं उनके प्रोग्रामों में, जब मैं इधर दूसरे ग्रुप में था, स्टीरियर ग्रुप में, उस वक्त नियो टीवी पे था या FM 103.3 पे देखे ना, अपना चैनल का नाम ही भूल गया, 106.6 पे था। तो उस वक्त भी वो मुझे एज एक्सपर्ट बुलाते रहते। तो जब मैंने उधर से छोड़ा तो उन्हें मेरा ख्याल कोई 15-20 दिन में पता चला, तो उन्होंने कहा कि आप हमारी तरफ प्रोग्राम कर दिया करें। वो दिन जाए और आज का दिन आए। उन्होंने हमें कभी डिसोन नहीं किया, और हमने भी तमाम दीगर तरगीबात के बावजूद उनको नहीं छोड़ा। हम जरा रवायत पसंद आदमी हैं। वो हमारे दोस्त हैं शायद मलिक साहब, बल्कि उस्ताद भी हैं, शायद आप भी जानते हो। जी जी तो बिल्कुल। वो कॉलम लिखते हैं हफ्ते में, और पाकिस्तान में लिखते हैं। तो पिछले दिनों मुझे किसी दोस्त ने बताया कि पाकिस्तान उनको कोई मतलब कि इतना भी मुआवजा नहीं देता कि बताया जा सके, बहुत ही शर्मनाक मुआवजा देता है। और फिर देता भी अपनी मर्जी के साथ है, महीने में अब 6 महीने में एक दफा दे या 4 माह में एक दफा दे। तो पाकिस्तान से बहुत बड़े पैसों की इसमें बहुत बड़े पैसों की ऑफर उनको आई। तो उन्होंने ये कह के इनकार कर दिया कि क्योंकि शामी साहब ने मुझे पहले कहा था, तो इसलिए मैं उनके हाँ ही लिखूंगा। हाँ, अगर उन्होंने मेरा कॉलम बंद कर दिया तो फिर मैं आपकी ऑफर पे गौर कर सकता। हाँ बिल्कुल। तो ये वो एथिक्स है ये जो। पसंद। अच्छा, आपने तकरीबन 88 से शुरू करके 32-33 साल का आपने अपना सहाफी सफर बयान किया, तो उससे शायद एक गलत फहमी तो दूर हो गई होगी कुछ लोगों की कि आपकी पैदाइश और परवरिश शायद मुस्लिम लीग नून के मीडिया सेल में हुई है। तो जब इस किस्म के इल्जाम आप अच्छा, सुनते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? देखिए मैं इस मामले में ना अपना खुद ही मुर्शद हूँ। जब इस तरह के इल्जाम शुरू में लगे तो बहुत तकलीफ हुई। ठीक है, मैं अगर आपको ये कहूं कि मैंने अपने इनहेरिटेड एसेट्स में लॉस किया है कुछ ऐड करने की बजाय,
आज के दिन तक, तो शायद बेकार नहीं हो। मतलब मैंने लूज किया है जर्नलिज्म के लिए, मतलब मेरे एसेट्स में कोई इजाफा नहीं हुआ। एसेट्स क्या होते हैं, आपको जो पेरेंट की तरफ से इनहेरिटेंस मिलती है ना, आज अब जब उसको कैलकुलेट करते हैं बैठ के, तो आपको पता चलता है कि कुछ 4 आने नीचे गया हूं मैं, ऊपर नहीं आया। हालांकि हमारे यहाँ सहाफी जो है वो तो कुछ भी नहीं होते तो ऊपर ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, हम जब सहाफत में आए तो बहुत कुछ लेख था हमारे पास। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। ऐसी सूरत के अंदर के जब आपने अपने आप को इकोनॉमिकली भी लॉस किया और आपके ऊपर इस तरह का इल्जाम लगे, तो तकलीफ बहुत है। और जब आपने साली को ये काम ना किया हो फिर भी बहुत तकलीफ होती है। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हेलो? जी जी आ रही है आपकी आवाज। अच्छा अच्छा, वो जो है मैंने एक दिन बैठ के अपने आप को समझाया, ठीक है, और उसके बाद मैं मुतमईन हो गया, अब जो मर्जी जो कहता रहे। वो ये था कि देखिए मैंने ये काम किया है, कभी नहीं किया, मेरा इरादा है, नहीं इरादा। क्या मुस्लिम लीग से कभी मुझे कोई फेवर हुई हो? ठीक है, मतलब सो फॉर सो कि जो मेरी आखिरी असाइनमेंट थी, मैं एडिटर था नई बात का, रोजनामा नई बात का, तो उसके उन्होंने इश्तिहार बंद कर दी और मुझे शहबाज शरीफ साहब की फरमाइश के ऊपर वो अदारा छोड़ना पड़ गया। ये अभी रिसेंटली 2017 की बात। ठीक है, अब मेरा मतलब है कि मुझे तो इस बात के ऊपर हंसी आती है ना, शहबाज शरीफ, मैं एडिटर था ना, तो वो जब अखबारात के एडिटरों की मीटिंग बुलाते थे, तो जिन 2-3 लोगों को या उनके साथ कुछ चाय वाय का होता था, मैं उनका इतना नापसंदीदा और नफरत अंगेज आदमी था कि वो बकायदा पॉइंट आउट करते थे कि ये बंदे नहीं आए। ठीक है, वो क्योंकि वो कोई एक दफा उनकी शान के अंदर गुस्ताखी हो गई थी, तो सवाल ऐसा पूछ बैठे थे, तो जानबूझ के नहीं हुआ था। वो एक आपको पता है दायमी फितरत है कि हल्की फुल्की शरारत कर देने की, वो उनको ज्यादा चुभ गई। तो उसके बाद उन्होंने एहतमाम रखा कि जब तक वो सीएम हाउस में रहे, मैं सीएम हाउस की किसी ब्रीफिंग में ना जा। अच्छा, मैं तो ठीक है, ये तो लोगों को वो नहीं गए फिर। मैं तो और यही बाकी उन्हीं की नहीं आखिरी बात उन्हीं। हाँ जी जी, आप बात पूरी कर करें। लीजिए आप बात, आप क्या फरमाते? मैं मतलब कि मेरी नई बात की एडिटरशिप, मतलब नई बात की एडिटरशिप से रुखसती की बुनियादी वजह ही ये थी, क्योंकि अदारे जो हैं, लाहौर से निकलने वाला अखबार या लाहौर से चलने वाला अदारा, वो सीएम की जो है अदम खुशनुदी के बगैर नहीं चल सकता। उसे उसकी खुशनुदी चाहिए होती है, बहुत बड़ा बिजनेस लेना होता है उसको। तो इसलिए हमने कहा ठीक है जी, आप अदारा चलाएं, लोगों की सैलरियां बताएं, हम जा रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, बचना तो फिर भी नहीं है। तो चले वो शहबाज शरीफ के हाथों बच गए, तो इधर पीटीआई ने रगड़ दिया उनको। जी देखिए रजी साहब, जो जिन बातों का आप तस्करा कर रहे हैं ना, कंक्लूजन यही निकलता है। 33 साल का सफर आपका हो गया है, 20-22 साल का मेरा हो गया है, और हमें हर हुक्मरान ने और हर ताकतवर आदमी ने आके यही बताया है कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, लेकिन इवेंचुअली वो जो है अपनी जगह से निकल जाते हैं, वो जगह खाली हो जाती है, और मीडिया में रहने वाले लोग जो अपना काम कर रहे हैं वो उसी तरह से काम करते रहते हैं। आपके साथ जो नशिस्त है उसका मसला ये है कि वक्त जितना भी हो वो कम लगता है। हमने जितना ओरिजिनली प्लान किया था उससे मैंने बहुत ज्यादा वक्त ले लिया आपसे, लेकिन फायदा ये हुआ कि काफी सैर हासिल गुफ्तगू हुई। और इस पाकिस्तान में इस वक्त जो हो रहा है, हुकूमत की कारकर्दगी, मीडिया के साथ जो ताल्लुकात हैं, आपका अपना जो सफर है, इन सारी चीजों के बारे में मेरा ख्याल है कि हमारे देखने वालों को बहुत ज्यादा मालूमात मिली होंगी। और अगर वो चाहें, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इस किस्म की दीगर शख्सियात से भी आपकी मुलाकात हो सके। रजी साहब के साथ ये पहली मुलाकात थी, आखिरी यकीनन नहीं होगी। तो रजी साहब, आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप लाहौर आएंगे तो आपके साथ कॉफी पिएंगे इंशाल्लाह।
जरूर इंशाल्लाह, टू बी कंटिन्यू। और इंशाल्लाह हमारे देखने वालों का इंशाल्लाह। शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।